Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today is the first lecture of mass spectrometry. I will discuss the brief introduction and basic principle of mass spectrometry. Then formation of ions in mass spectrometry will also be discussed in this lecture. So let's start with basic principle of mass spectrometry. अगर आप बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की, वी हैव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, we have UV spectroscopy, UV visible spectroscopy, we have nuclear magnetic resonance spectroscopy. इन टेक्निक्स के साथ अमूमन हम जो है वर्ड जो यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड यूज़ नहीं करते. द रीज़न वाई हेयर वी यूज स्पेक्ट्रोमेट्री एंड द अदर टेक्निक्स IR, UV, NMR, उनके साथ हम क्यों स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं. स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. अगर आप जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें देन इट इज़ एक्चुअली द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर. आप जो है वो ये देखते हैं कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और मैटर को जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो कन्वर्ट करती हैं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ the energy of electromagnetic radiation sample or the substance, it is excited to the higher energy level. और फिर आप जो है वो after losing these radiation वो वापस ग्राउंड स्टेट में जो आएगा. बट इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसा नहीं है. स्पेक्ट्रोमेट्री एक्चुअली मैंने जैसे पहले कहा इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोमेट्री में आपके पास जो है वो क्वांटिफाइएबल रिजल्ट्स होते हैं जिनको आप असेस कर सकते हैं. इट मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी इटसेल्फ जो है वो स्पेक्ट्रम या क्वांटिफाइएबल रिजल्ट्स जनरेट नहीं करती. वो सिर्फ आपको जो है वो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मैटर के साथ जो है वो ये बताती है. यहाँ अगर आप जो है वो कंपैरिजन करें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का दूसरी टेक्निक के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बहुत जो है वो वेल नोन रियलिटी है इस स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, वो ये है कि स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो उन सारी टेक्निक से IR, UV एंड NMR से पुरानी है. ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्निक. लेकिन जो है वो प्रैक्टिकली ये उस वक्त ज़्यादा जो है वो अप्लाई होना शुरू हुई जब जो है वो चीपर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इजीली अवेलेबल थे. तो फिर जो है वो ये कंपाउंड्स के एनालिसिस या आइसोटोप्स के एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ये किए गए. तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे मैंने आपको बताया ये अपने बेसिक प्रिंसिपल में भी जो है वो यूनिक है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. अगर आपके पास दूसरी टेक्निक्स की बात करें, सपोज वी हैव IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी हैव UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी हैव NMR. अगर आप इन सारी टेक्निक्स को देखें तो एक्चुअली इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तीनों का एक ही तरह का है. एंड दैट प्रिंसिपल इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन the matter it is converted into high energy state which are excited state. लेकिन ultimately after analysis वो हाई एनर्जी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो है वो ग्राउंड स्टेट पे जो है वो आना पड़ता है. इट मीन्स कि आफ्टर एट द एंड ऑफ एनालिसिस आप IR एनालिसिस करें, UV विजिबल करें या NMR करें, एट द एंड ऑफ एनालिसिस यू कैन रिकवर योर सैंपल. इट मीन्स IR, UV visible and NMR, all these are non-destructive techniques, मीन आपका सैंपल जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा ड्यूरिंग द एनालिसिस. अब अगर आप IR की जो है वो बात करें देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन तो जो एक्साइटेशन होगी वो वाइब्रेशन लेवल्स. ठीक है. तो जो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ ये जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में जो है हो जाएगा. इन केस ऑफ यूवी विजिबल इलेक्ट्रॉनिक
excitation. While in case of nuclear magnetic resonance, आप अपने सैंपल को जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ दैट दीज मॉलिक्यूल्स दे आर एक्साइटेड. इट मीन्स इन केस ऑफ NMR आप अपने सैंपल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और आप रेडियो वेव से उसे जो है वो स्ट्राइक कराते हैं तो वो जो रेडियो वेव्स की एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूक्लियर स्पिन की एक्साइटेशन होती है. ओके, सो इन केस ऑफ NMR nuclear spin states excitation. So it means in general all these techniques they involve the interaction of electromagnetic radiation with the matter and then absorption of these electromagnetic radiation results in the excitation of योर सब्सटेंस या आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा एंड देन वो जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा. इट मीन्स ऑल दीज टेक्निक्स दे आर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. अब अगर आप इन सारी टेक्निक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बेसिक प्रिंसिपल के साथ जो है वो कंपेयर करें देन इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपके पास जो भी सब्सटेंस है जो सैंपल है आप सैंपल को डायरेक्टली एनालाइज नहीं करते. दिस सैंपल इट इज कन्वर्टेड इनटू आयंस. इट मीन्स इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री the very first step and important step is the formation of ions, ionization. and mass spectrum जो आपके पास है या mass spectrometry में जिस चीज़ को आप एनालाइज कर रहे होते हैं these are the ions, not the sample. So it means when a sample it is converted into ions and ions are actually analyzed within the mass spectrometer, तो वो reversible process नहीं है. That's why mass spectrometry is destructive technique because you cannot recover your sample at the end of analysis. So this is the difference between these three techniques which are IR, UV visible and NMR from the mass spectrometer. तो mass spectrometry जो है वो एक तो destructive technique है, these are non destructive technique, और इसको हम जो है वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए नहीं लिखते या कॉमनली हम ये यूज़ नहीं करते बिकॉज यहाँ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन विद सैंपल नहीं देख रहे और ना ही उसकी एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्जन वो आप जो है मेजर कर रहे हैं. बट डायरेक्टली दिस सैंपल आफ्टर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स EIMS में इट इज कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड दीज आयंस आर देन डिटेक्टेड, एनालाइज्ड. इनको आप जो है वो एनालाइज जो है वो कर रहे होते हैं इन आयंस को. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस एंड अवर सैंपल इट इज डिकम्पोज्ड आफ्टर द एट द एंड ऑफ एनालिसिस. इन जनरल अगर आप जो है वो इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर जब आप अपना सैंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे सैंपल्स के साथ क्या करता है. फर्स्ट 3 जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसके बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन. Ionization, it means first is the formation of ions in mass spectrometer. First sample is converted into ions and acceleration of ions in इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपके पास जो है वो इन मास स्पेक्ट्रोमीटर यूजली वी जनरेट positively charged ions because the possibility of formation of positively charged ion is greater as compared to the negatively charged ion. अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ एब्जॉर्ब हो जाए, अगर तो एब्जॉर्ब होगा तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेंगे, और अगर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अमिट कर देता है और तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो बनेंगे. अब जो है वो अगर आप एनर्जी का कंपैरिजन करें, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें या चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है देखें, देन देयर आर ग्रेटर चांसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन्स. क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर वो एब्जॉर्ब होगा तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की, तो उसमें जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत
कम होगी। अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देन इफ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म, देन पॉजिटिवली आयन दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। दैट्स व्हाई इन रूटीन प्रैक्टिस जो हम मैथ स्पेक्ट्रम में एनालिसिस कर रहे होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जो है वो हम मेजर करते हैं। दीज पॉजिटिवली चार्ज आयन देन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेट किए जाते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। So first one is ionization and acceleration of these ion in electric field. We know that अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एंड्स हैं और आप दो प्लेट्स रख रहे हैं, एक जो है वो पॉजिटिव प्लेट और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट्स, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स उनको जो है वो रिपेल करेंगी और वो नेगेटिव प्लेट जो है उसे अट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरह वो आयन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होकर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। सो सेकेंड फंक्शन ऑफ this mass spectrometer in which we explain this basic principle of this mass spectrometry. So second is the separation of ions in magnetic field. Magnetic field based upon their mass to charge ratio. So it means when ions which are formed in first step, they are accelerated towards the magnetic field. In magnetic field these ions are separated. और वो जो सेपरेशन है उसका जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली जो है वो बेस कर रहा है उस आयन के मास टू चार्ज रेशो में। इट मीन्स हर वो आयन जिसका मास डिफरेंट होगा उसकी जो है वो सेपरेशन हो जाएगी और ये सेपरेटेड आयन्स जो है वो फिर जाके डिटेक्टर तक पहुंचेंगे। द थर्ड फंक्शन ऑफ दिस मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज द अब आप जो सेपरेशन हुई है मैग्नेटिक फील्ड में उन आयन्स की, ये आप देख सकते हैं कोई भी आपके पास एक चार्ज बॉडी है और अगर आप उसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में फॉल करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। उनकी जो डिफ्लेक्शन है इट बेस्ड अपॉन द मास ऑफ दैट आयन। एंड थर्ड इज द डिटेक्शन और टू काउंट द नंबर ऑफ ions striking the detector. This is very important. Means आपके पास डिटेक्टर ऐसा होना चाहिए which have ability to count the number of ions which striking on the detector. क्या आपके पास जो है वो अगर एक मास के जो आयन्स हैं they are 10 फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 जो है एक बार वहाँ स्ट्राइक करेंगे। एक आपके पास दूसरे मास का आयन है और उसका जो है वो जो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आपके पास है 90। इसका मतलब है कि वहाँ जो है उस डिवाइस के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि जो मास जो है वो 20 है उसके 10 आयन्स हैं और वो जो हाई मास है उसके 90 आयन्स हैं, ये उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। नॉर्मली हम जो है वो इस पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो है वो यूज़ करते हैं या डाइनोड जो है वो यूज़ करते हैं विच हैव एबिलिटी टू काउंट द आयन्स। अब ये जब जैसे ही डिटेक्टर में ये सिग्नल जो है वो आएगा देन दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड देन मैस स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड। अब मैस स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास? इट इज एक्चुअली अ ग्राफ। जो रिजल्ट्स आपके पास रिकॉर्ड होते हैं ना, इट इज एक्चुअली अ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है इसमें आप इस तरह जो है वो डिफरेंट पीक्स जो है वो देखते हैं जो इस मैस स्पेक्ट्रम में आई होती है। ठीक है, Here we have m/e या m/z भी लिख देते हैं मास टू चार्ज रेशो। ओके, इसका मतलब कि यहाँ नंबर जो है वो चल रहा होगा जी, ये सपोज 80 है, आपके पास ये 79 है, या ये आपके पास 65 है, आपके पास यहाँ जो है वो 62 है, या ये जो है वो 54 है। इस तरह ये नंबर जो है वो चल रहा है। और यहाँ जो आप लिखते हैं अमूमन आप लिखते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ये जो रिलेटिव अबंडेंस आप वर्ड लिखते हैं, अगर मैं इसको जो है वो इलेबोरेट कर लूं, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस।
ये वो नंबर ऑफ आयंस हैं जो उस डिटेक्टर पे जो है वो आके स्ट्राइक करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी किसी पीक की यहाँ हाइट ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज़्यादा होंगे उस खास किस्म के मास के। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ 80 है, ये तो हाईएस्ट मास है। अगर ये हाईएस्ट मास है तो इसका मतलब वो आपका जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है। यहाँ से आप मास जो है निकाल लेंगे। एंड हियर ये पीक जो है ये सबसे ज़्यादा है, हम इसे जो है वो कहते हैं जी ये 100% है। जब आप परसेंटेज अबंडेंस निकालेंगे ना तो इसकी हाइट निकाल के बाकी सब की हाइट जो है वो उससे जो है वो कंपेयर कर लेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ दीज स्पीशीज। अब ये आप 100 है तो इसकी हाइट निकाल के डिवाइड करेंगे, आपके पास उसकी परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। ओके, अब ये जो हाइट है दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस। जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे यहाँ हाइट उतनी ज्यादा होगी। अब नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करता है? वी हैव पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस जितने ज्यादा बन रहे हैं यहाँ हाइट पीक की उतनी ज्यादा है। इट मींस स्टेबिलिटी इज द फैक्टर विच डिटरमिन द हाइट ऑफ दिस पीक। जिस पीक की हाइट सबसे ज्यादा होगी आप ये समझें दैट आयंस इज मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल द आयंस फॉर्म इन द मास स्पेक्ट्रम। इसलिए जो है वो हम इस पीक को कहते हैं कि जी ये सबसे मोस्ट स्टेबल आयन है, हम इसे कह देते हैं बेस पीक। सो मास स्पेक्ट्रम इट इज एक्चुअली अ ग्राफ इन विच वी हैव रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस या नंबर ऑफ आयंस वर्सेस आप उसे जो है वो ड्रा कर रहे हैं वर्सेस m/e मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, सो दिस इज द मास स्पेक्ट्रम। If we have next is ionization, formation of ions. Suppose we have a molecule, मैं इसे M से जो है लिख देता हूँ। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, आपके पास जो है वो फर्ज करें दिस वन एस्पिरिन है या आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, आइबुप्रोफेन है आपके पास, पैरासीटामोल है, दिस इज पैरासीटामोल, इट इज एस्पिरिन, दिस इज आइबुप्रोफेन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या आपके पास मीथेन है, अल्केन है, अल्कीन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाय वन ऑफ द टेक्निक अगर जो है वो आप बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन से, देन वी हैव, अब यहाँ से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया वी हैव केटायन रेडिकल। ओके, सो द फर्स्ट आयन विच इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट आयन विच इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, दिस इज रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। इसका मास जो है वो सबसे जो है वो ज्यादा होगा। अब वी शो हेयर केटायन रेडिकल, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वहां से जो है वो रिमूव हुआ है। वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये आपके पास सारे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और या आपके पास कुछ ऐसे एटम्स हैं विच कंटेन n इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैंने जो है वो आपसे डिस्कस किया, इफ वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, 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 सिंपलेस्ट वन। यहाँ से भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो हियर वी हैव, आपके पास यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है वो ये बॉन्ड बना। अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करूँ, फर्ज करें आप जो है वो इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाते हैं। ठीक है, ये बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये आप रिमूव करते हैं। देन यू हैव, ये आपके पास बॉन्ड ठीक है, ये भी इसी तरह जो है वो है, यही भी इसी तरह है। यहाँ आपके पास इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो वहाँ है, बट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ये रिमूव हुआ है। इट मीन्स यू हैव हियर पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर आयन इन केस ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब आप इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट
आयोनाइजेशन करते हैं तो आप इसे केटाइन रेडिकल लिखते हैं। एग्जैक्ट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसलिए केटाइन रेडिकल है क्योंकि ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। फर्ज करें आपके पास सेस स्प्रिन है, यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करेंगे देन यू हैव केटाइन रेडिकल। सो इट मीन योर ये आपको आप इसे इस तरह भी जो है शो कर सकते हैं या आप इसे CH4 इस तरह केटाइन रेडिकल बता सकते हैं। ओके, अब फर्ज करें ये जो आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैप्चर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल, अगर ये वहां एब्जॉर्ब हो जाए देन एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वो सारी की सारी एनर्जी हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की उस मॉलिक्यूल पे एब्जॉर्ब होगी जो कि उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इसलिए अब अगर आप अभी हमने जो है वो जो मैस स्पेक्ट्रम देखा, जितने भी हम जो है वो जो इम्पोर्टेंट यहाँ इस आयन के पास जो 2 इम्पोर्टेंट इनकी करेक्टरिस्टिक हैं, नंबर 1 इज द मास एंड सेकेंड इज द चार्ज। ये 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इस आयंस के साथ जो कि आप मैस स्पेक्ट्रम में जिनको आप जो है वो डिस्कस करते हैं। वी नो दैट जितने भी ये आयंस हैं ऑल दीज आर यूनि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सब के ऊपर एक जो है वो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से रिमूव करते हैं, तो अगर किसी भी आयन का जो है वो मास सपोज 78 है तो आप उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो, सो इट मीन्स ऑल द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन मैस स्पेक्ट्रम इफ दे आर यूनिपॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो जो उसका मास होगा वही उसकी मास टू चार्ज रेशो होगी। और मैस स्पेक्ट्रम में जो है वो इन जनरल आपके पास यूनिपॉजिटिवली चार्ज आयंस ही बनते हैं। अब क्यों ये जो है वो इसके बराबर होगा, आपको पता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करते हैं किसी भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो जब आप मास कंपेयर करते हैं या मास को डिफाइन करते हैं तो आप जो है वो न्यूक्लियंस को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं जब आप मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और अगर आप कंपेयर करें मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इसीलिए आप इसे जो है वो 1 कंसिडर करके 78 जो है वो आपने यहाँ लिखा। इट मीन्स कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप उसे आयोनाइज करते हैं या वो फ्रेगमेंट होके डिफरेंट आयंस बनाता है, all of the ions which are formed in mass spectrum if they are unipositively charged ion, in my upcoming lecture मैं यहाँ जो है वो ऐसी जो है वो सिचुएशन जो है वो डिस्कस करूँगा जिसमें डाइकेटाइन जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो कुछ ख़ास केसेस होंगे। But in most of the cases unipositively charged ions are formed, that's why their mass is equal to their mass to charge ratio. So this is all about the brief introduction and basic principle of mass spectrometry, and I discussed the formation of ions in mass spectrometry. In my upcoming lecture I will discuss the instrumentation and then spectral interpretation of mass spectrometer. Thank you very much.